हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में एसपीसीसी में लास्ट वीडियो में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम उसकी इम्पोर्टेंस और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन सी क्लोजेस ऐड होती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस देखते हैं। अब इम्पोर्टेंस देखें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट ने जो सिलेबस डिडक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं आने वाला है, बट आपको समझाने के लिए हम समझ सकें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम इसे यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी अंडर फॉर द कंपनी एक्ट टू गेट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज रजिस्टर्ड। इट गिव अ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फॉलोइंग पार्टीज़। कि कोई भी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर कुछ होता है तो वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसे रजिस्टर करवाना और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ को ये यूज़फुल होता है। फर्स्ट इज़ फॉर कंपनी। इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट फॉर एवरी कंपनी। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शोज द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज एरिया ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कि जिसके ऊपर से पता चलता है कि कंपनी हमने क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है और कौन से रीज़न से हमने इस कंपनी को बनाया है और हमें कौन से काम करने हैं उसके बारे में पता चलता है। इट इंक्लूड्स नेम, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लायबिलिटीज़ एंड स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। की यहाँ पे नेम उसके क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपिटल कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं, उसके रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर से पता चलता है। इफ कंपनी डज एनी एक्ट कॉन्ट्रेरी टू ऑब्जेक्टिव गिवन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वायरस एक्ट। कि अगर कंपनी ने कोई ऐसा एक्ट किया जो मेमोरेंडम में नहीं दिखाया गया तो वो कंपनी के लिए क्या है, अल्ट्रा वायरस एक्ट है। ये डॉक्यूमेंट जो है वो एक ऑफिशियल कैपिटल कितनी है, कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली या लायबिलिटी वाली, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर से पता चलता है। सेकेंड इज़ फॉर कंपनी, ट्रेड और बैंक। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ कंपनी विद द थर्ड पार्टीज। की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर से हमें थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन कैसा है वो हमें पता चलता है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है कंपनी की, क्रेडिटर्स एंड ट्रेडर्स और बैंक जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे या कंपनी को पैसे दे या न दे, कि कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर से वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कंपनी को पैसे लेंड पे देने हैं कि नहीं देने हैं। Third is for shareholders of a company. The shareholders are assured that the fund invested by them shall be utilized only for the activities specified in the memorandum of association. If a company does not function as per the memorandum, the same can be challenged before the court. कि शेयर होल्डर्स देखते हैं कि उन्होंने कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सही है कि नहीं है और उन्हें प्रॉपर जो रिटर्न है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो शेयर होल्डर्स है वो किस में देखते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ उनका जो राइट्स है वो उन्हें नहीं मिल रहे तो वो कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स फील सिक्योर विद द डिटरमिनेशन दैट देयर लायबिलिटीज विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एनुअल अमाउंट ऑफ द शेयर परचेज बाय देम। कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है वो कब रिलैक्स फील करते हैं कि उनकी जो लायबिलिटीज है कितनी, उन्होंने जितने शेयर्स पे अमाउंट पेमेंट किया है उतनी ही। फिर लास्ट में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसके लिए कि फॉर पब्लिक, कि एनी पर्सन्स कैन गेट अ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टिंग इन द मनी एनी कंपनी from its memorandum of association. You can also get a copy of memorandum. कि यहाँ पे अगर कोई भी लोकल पीपल्स है जिन्हें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर से इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो उसकी कॉपी लेके भी उसको डिटेल में स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो हमारे लिए यूज़फुल एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये तो हमने इम्पोर्टेंस देखी थी। अब हम क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि मेमोरेंडम में कौन सी इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो है वो इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे देयर आर फॉलोइंग क्लोजेस इंक्लूडेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट इज नेम क्लोज, सेकेंड रजिस्टर ऑफिस क्लोज, थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लोज, फोर्थ लायबिलिटीज क्लोज, कैपिटल क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज एंड ओनली इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी अगर है
तो कंटेंट टू बाय ऑल शेयर्स और अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल हायर इन केस ऑफ डेथ। यहाँ पे टोटल नॉर्मली 6 क्लोजेस होती है और अगर 1% कंपनी है तो वो शेयर्स कौन परचेज करेगा और नॉमिनी के हायर के रूप में भी हम पर्सनस को अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह से कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सारी डिटेल्स जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। अब हम ये 6 क्लोजेस जो है उन्हें हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्लोज दी गई है नेम क्लोज। नेम क्लोज ऑफ मेमोरेंडम इज नेसेसरी टू स्टेट द नेम ऑफ द पर्पस्ड कंपनी। बीइंग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स, कंपनी मस्ट हैव इट्स नेम. It's a privilege for a promoter of a company to select the name of the company as they desire. कि अब जैसा कि पता है कि आपको पता है कि कोई भी इंसान की परख जो है उसके नाम से होती है। अब कंपनी भी हमारे लिए क्या एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, तो इसलिए उसका नाम जो है वो रखना ज़रूरी होता है। प्रमोटर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कंपनी का किस तरह से नाम रखना है, कैसे रखना है, कब रखना है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं। हाउएवर दिस डिस्क्रिमिनेशन हैव डिसाइडेड नेम इन कंपनी टू सब्जेक्ट द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। पर यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि अगर कोई भी शेयर प्रमोटर्स नाम रखते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको रूल्स दिए गए, वो रूल्स को फॉलो करके ही नाम रखना। नेम स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल और विद अ रिजनेबल द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड कंपनी। कि जो भी हम नाम रख रहे हैं वो जो एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के ऊपर से नहीं होना चाहिए। द वर्ड शुड नॉट बी कोई भी अनडिजायरेबल वर्ड या डबल मीनिंग वाले या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो वर्ड अगर एक्सेप्टेबल ना हो तो उस वर्ड के हमें कंपनी जो है वो नहीं बनानी है। नो वर्ड और एक्सप्रेशंस इन द नेम ऑफ द कंपनी शुड बी सच दैट इट कैरीज impression that the company is connected with central or state government or local authority or body corporate constituted by central or state government, for example president, राष्ट्रपिता, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोर्ट, गवर्नर एक्सेट्रा। मीन्स कि जो भी हम नाम लिखेंगे तो वो नाम जो है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जो हमें एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे कि ये कंपनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ के साथ कनेक्टेड है। The public company must put the word limited, and private company must have private limited at the name of the name। कि अगर उसके नाम के पीछे पब्लिक कंपनी को लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है। कंपनीज पर्पस टू बी एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी एक्सेट्रा, हैविंग no motive distribute profit in the form of dividend are exempt from adding word limited और private limited। कि यहाँ पे जो कंपनी से कि जिसका काम जो है वो सोशली एक्टिविटीज़ को इनकरेज करना है ना कि प्रॉफिट करना, तो एट दैट टाइम वो जो कंपनी से वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड का यूज़ वो नहीं कर सकते, मतलब उन्हें छूट छाट दी जाती कि जो कंपनी का मेन मोटिव लोगों की भलाई का नहीं, लोगों की भलाई का हो, प्रॉफिट अर्न करने का नहीं हो, तो एट दैट टाइम ही will exempt to put limited or private limited for the name। नेम क्लोज के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लोज है रजिस्टर ऑफिस क्लोज। इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इटसेल्फ एवरी कंपनी हैज टू मेंशन द स्टेट इन विच रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। अ कंपनी मस्ट फ्रॉम द 15th day of incorporation must have registered the office which is capable of receiving and acknowledging all the communication and notice as may address to it। कि जैसा कि अगर हमें एज अ पर्सन हम क्या सोचते हैं कि हमारा घर हो, घर का एक एड्रेस होना चाहिए, इसी तरह से कोई भी कंपनी जो है उसकी रजिस्टर ऑफिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि कंपनी इस्टेब्लिशमेंट के 15 डेज़ के अंदर ही उसको उसकी रजिस्टर ऑफिस जो है वो उसकी एंट्री करवा देनी चाहिए, ताकि जो भी कम्युनिकेशन करना है वो इजीली हम कर सकें कंपनी के साथ और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। All the correspondence and the company to the companies must have address to its register office. The territorial jurisdiction of the court also determined from the address to the register office of a company। कि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे रजिस्टर होंगे, और अगर कोई भी लीगल काम होता है तो वो लीगल काम भी किसके ऊपर कहाँ पे एड्रेस्ड होता है, मतलब पोस्ट होता है वो रजिस्टर ऑफिस में। द मेंबर ऑफ अ कंपनी और अदर पार्टीज हु वांट्स टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट पर्सनली और ऑब्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी में अप्रोच द रजिस्टर ऑफिस। कि यहाँ पे कोई मेंबर्स हैं, कोई भी एनी पर्सन की जिसे कंपनी के बारे में स्टडी करना है तो वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो उसकी रजिस्टर ऑफिस में से भी कलेक्ट करके उसे वो इजीली स्टडी कर सकते हैं।
इस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारे लिए बेसिक डॉक्यूमेंट है कि जो हमें बताता है कि हमें कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की एड्रेस क्या है, और अब थर्ड है ऑब्जेक्ट कि कंपनी मेन किस मोटिव से बनाई गई है, कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू स्टेट इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द ऑब्जेक्टिव फॉर विच कंपनी इज पर्पज टू बी इनकॉर्पोरेट। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताना जरूरी है कि कंपनी मेन कौन से मोटिव से बनाई गई है, कि एक इम्पोर्टेंस जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, ऑब्जेक्ट क्लोज की। द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी आर लिबर्टी टू हैव चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी। उन प्रमोटर के पास फुल्ली लिबर्टी होती है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करे, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कंपनी लॉ के अगेंस्ट हो या पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो, या अगर कोई भी जो जनरल लॉ है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ दिए गए उससे अगर एकदम अलग होता है तो एट दैट टाइम दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाए तो कंपनी कौन से मोटिव से बनाई गई ये एकदम क्लियर होना ज़रूरी होता है। उसके साथ ही हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अ कंपनी कैन परस्यू ओनली दोज ऑब्जेक्ट विच आर क्लियरली मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मीन्स कि कंपनी जो काम करती है वो उसी तरीके से उसे करना चाहिए कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए गए हों। द कंपनी पोजेस ओनली दोज पावर विच आर either acceptably or impliedly conferred upon any virtue of its memorandum of association. Any activities in excess to what which stated in the object clause will be void, will be declared ultra virus beyond the power. If the act's ultra virus does not create any legal relationship, such an act is absolutely void. Even whole body of shareholders rectify it and make it blindly upon the company. कि यहाँ पे अगर ऐसा हो कि कंपनी ने कुछ काम ऐसा किया है कि जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया हुआ है, तो और फिर भी वो काम किया गया तो वो एकदम वॉइड हो जाएगा। मतलब कि उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होगी, वो एकदम वैलिड नहीं कंसिडर किया जाएगा। और उस काम को हम अल्ट्रा वायरस एक्ट कहते हैं कि जो मेमोरेंडम में नहीं बताया गया है तो भी हमने काम किया है। और अल्ट्रा वायरस एक्ट अगर लीगली नहीं कराया गया क्योंकि वो शेयर होल्डर्स को उसमें सहमति नहीं होती। अब कुछ यहाँ पे कंसिक्वेंसेस हैं जो हमें बताता है कि अल्ट्रा वायरस एक्ट मतलब कि जो बियॉन्ड पावर्स कि मेमोरेंडम में नहीं बताया गया फिर भी हम काम करते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि डायरेक्टर जो है वो पर्सनली लायबल होते कि अगर उन्होंने कोई भी काम ऐसा किया कि जो मेमोरेंडम में नहीं बताया गया है। हम कोर्ट कैन प्रिवेंट, जो काम कर रहे हैं वो कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं और उसका को रोक सकती है। नाउ थर्ड इस अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड कि जो भी काम हम मेमोरेंडम में बताए बिना अगर हम करते तो वो फुल्ली वॉइड है, मतलब कि वो वैलिड नहीं कंसिडर किया जाता है। एनी अल्ट्रा वायरस एक्ट बाय अ एम्प्लॉय एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन हैंडल लायबिलिटी। अगर अल्ट्रा वायरस एक्ट जो है वो कोई एक पर्सन जो है कंपनी के बिहाफ में काम कर रहा है फिर भी उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है, कंपनी की आ जाती है। डायरेक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर थर्ड पार्टी को कोई भी नुकसान होता है तब। इन ऑर्डर टू अवॉइड अबव सिचुएशन जनरली कंपनी इंक्लूड्स मोस्ट एरिया ऑफ फंक्शंस विद द टर्म एनी अदर ऑब्जेक्ट। कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन को रोकने के लिए कंपनी क्या करती है, ऑब्जेक्टिव क्लोज में ही एक ऐड कर देती है एनी अदर ऑब्जेक्ट, ताकि ये सिचुएशन कभी भी क्रिएट ना हो। तो ये हमने देखे ऑब्जेक्ट क्लोज। अब लायबिलिटी क्लोज देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ लायबिलिटी कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी। कि अब लायबिलिटीज किस तरह की होती है कंपनी की, तो उसके बेसिस में यहाँ पे 3 क्लासिफाइड किए गए। फर्स्ट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। The memorandum of company limited by shares the must state the liabilities closed that the liability of its member इज़ लिमिटेड। कि यहाँ पे जो लायबिलिटी है शेयर होल्डर्स की वो उनके कंपनी के वो शेयर के लिमिटेड है, तो उन्हें मेमोरेंडम में मेंशन करना जरूरी कि उनके शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी कि उन्होंने जितने शेयर्स परचेज किए हैं उतनी ही उन्हें कोई भी उनसे कोई भी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट जो है वो नहीं ली जाती है। और कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड या गारंटीड के तो वो भी बताना पड़ता है कि उन्हें कितनी गारंटी जो है वो कंपनी को देनी
नहीं है, वो सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है। केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, द नेम ऑफ पर्सन हु इवन डेट ऑफ द सब्सक्राइबर shall be nominated of the member of the company must be stated in liability clause। कि अगर कोई पर्सन की, अगर वन पर्सन कंपनी मतलब कि एक ही पर्सन ने कंपनी एस्टेब्लिश की है, एट दैट टाइम अगर उसकी डेथ हो जाती है तब उसके बिहाफ में उसके बदले नॉमिनी के रूप में हम किस पर्सन की अपॉइंटमेंट करें, ये सारी चीज़ें भी हमें लायबिलिटी क्लोज में मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से लायबिलिटी क्लोज के ऊपर से हमें पता चलता है कि कंपनी के लायबिलिटीज़ कितनी है, उसके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज़ कितनी है। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पे क्लोज दी गई है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज इज़ अ कंपलसरी ओनली इन द केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, कि अगर कंपनी लिमिटेड कंपनी मतलब कि पब्लिक कंपनी है, एट दैट टाइम कैपिटल क्लोज जो है वो मेंशन करना ज़रूरी होता है कि उसकी कैपिटल जो है वो इतनी होनी चाहिए कि लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है कंपनी तो उसकी वो कैपिटल क्लोज बनाना ज़रूरी होता है। उसमें कंपनी की कैपिटल कितनी है, कितने शेयर्स में डिवाइड करी और शेयर की प्राइस कितनी है, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द अमाउंट पेड अप विच द अमाउंट member undertake to contribute at the time of winding up should be specified. If a company limited by guarantee also has a share capital clauses is such a company has two clauses. First is one related to guarantee and second related to share capital। यहाँ पे अगर कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल गारंटी से बनी हुई है, मतलब कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो उसमें कैपिटल क्लोज में ये मेंशन करना ज़रूरी होता है कि कंपनी ने उसके शेयर होल्डर्स को कितनी अमाउंट की गारंटी मतलब ली है, कि कितनी अमाउंट वो पेमेंट करेंगे वो बताना ज़रूरी है। और अगर वो कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल भी मेंशन कर रही है तो दो क्लोजेस बनेंगे। फर्स्ट कंपनी के शेयर होल्डर के रिलेटेड, शेयर कैपिटल के रिलेटेड, और सेकेंड उसकी कंपनी शेयर होल्डर्स ने कितनी गारंटी ली है उसकी। इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, द नेम ऑफ पर्सन्स हु इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम अ मेंबर, कि यहाँ पे अगर वन पर्सन कंपनी में अगर कंपनी बंद हो जाती है, मतलब कि पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसके बिहाफ में कौन सा पर्सन यहाँ पे कितनी कैपिटल लेके आएगा, ये सारी चीज़ें भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट जो क्लोज दी गई है वो है सब्सक्रिप्शन क्लोज। दिस क्लोज इज बी टर्म एज अ इनकॉर्पोरेशन क्लोज, एसोसिएशन क्लोज और सिग्नेचर क्लोज, कि यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन क्लोज को हम इनकॉर्पोरेशन क्लोज, एसोसिएशन क्लोज और सिग्नेचर क्लोज भी कह सकते हैं। अ कंपनी में बी फॉर्म ऑफ एनी लॉफुल पर्पस बाय सिग्नेचर मिनिमम 7 और मोर पर्सन whereas द कंपनी फॉर्म इज़ अ पब्लिक कंपनी। क्या पब्लिक कंपनी अगर बनाते हैं तो मिनिमम 7 पर्सन या उससे ज़्यादा के पर्सनस की साइन होना ज़रूरी होता है। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मोर पर्सनस आर रिक्वायर्ड वेयर इन द कंपनी इज़ टू बी फॉर्म, कि अगर प्राइवेट कंपनी बनती है तो मिनिमम 2 पर्सनस की साइन होना ज़रूरी है। और 1 पर्सन कंपनी में तो ओनली 1 पर्सन उसकी साइन होना कंपलसरी होता है। द मेंबर ऑफ अ कंपनी पुट द सिग्नेचर एंड गिव द अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रमोटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड आर विलिंग टू परचेज द शेयर्स मेंशन अगेंस्ट दैट नेम, कि यहाँ पे पर्सनस जो एक बोलते हैं ना कि जो हमारे सिग्नेचर्स जो है वो एक विटनेस के सामने साइन करते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, कि उन्होंने जो साइन की है वो कोई भी एक प्रेशर के बिना किया, उन्होंने उनकी इच्छा से काम किया है, और जो शेयर्स में वो परचेस कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से ही परचेस कर रहे हैं। द नेम एड्रेस डिटेल अबाउट द वर्क हैज़ टू बी प्रोवाइड एज अ अटेस्टेड बाय अ विटनेस, कि यहाँ पे विटनेस अगर जो हम ले रहे हैं उनका नाम, एड्रेस, वो कौन सा काम करते हैं, ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। वो मेंबर्स वो सिग्नेटरीज कहा जाता है कि जिनके सामने कंपनी जो है वो बनाई जा रही है और कंपनी में सिग्नेचर हो रहे हैं मेमोरेंडम में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सन जो है वो सिग्नेटरीज कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो 6 क्लोजेस है जो कंपनी के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट है वो बनाई जाती है और सारी डिटेल्स जो है वो इंक्लूडेड हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए, और उसमें कौन सी डिटेल्स मतलब कि कौन सी क्लोजेस जो है वो इंक्लूडेड होती हैं वो हमने देखी। उसी के ऊपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चंस जो है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के ही अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।